नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने कल दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में अध्ययन शुरू किया। दिल्ली सल्तनत का जैसा कि हमने कल अध्ययन किया, प्रशासन है वो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन में विभक्त था। तो कल हमने दिल्ली के केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन किया, कौन कौन से केंद्रीय विभाग थे और सुल्तान की क्या स्थिति थी और कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी थे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दिल्ली का जो प्रशासनिक ढांचा जो विभक्त था वो इस क्रम में था। केंद्र है वो प्रांतों में विभक्त था। प्रांत जिसको विविधता कहा जाता था। प्रांत है वो जिलों में विभक्त था। जिलों को सिख कहा जाता था। जिले है वो तहसीलों में विभक्त था और तहसील को परगना कहा जाता था और परगना है वो गांवों में विभक्त था। तो इस प्रकार गांव है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रांतों को दिल्ली में एकता या अक्ता कहा जाता था। एकता व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाला मोहम्मद गोरी था, लेकिन एकता व्यवस्था को दिल्ली में सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, सिस्टमैटिक ढंग से लागू करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले एकता व्यवस्था को हिंदुस्तान में लागू की थी और एकताओं को एकता या अक्ता कहा जाता था। जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया था, एकताएं छोटी और बड़ी दो प्रकार की होती थी। एकता का जो प्रधान होता था उसको मुक्ता, वली या इक्तेदार कहा जाता था। एकता की जो परिभाषा है वो हमें सबसे पहले सियासतनामा नामक एक पुस्तक है जिसके लेखक निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क की पुस्तक है सियासतनामा। उसके अंदर एकता की परिभाषा मिलती है जिसमें कहा गया है कि इजारेदार के लिए दिया गया भू राजस्व क्षेत्र, इजारेदार के लिए दिया गया भू राजस्व क्षेत्र को एकता कहा जाता था। और ये एकता सैनिक और असैनिक दोनों अधिकारियों को दी जा सकती थी। तो इल्तुतमिश ने अपने सैन्य अधिकारियों को एकताएं दी थी। अच्छा, सबसे ज्यादा एकता दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जैसा कि हमने अध्ययन किया कि सबसे ज्यादा दिल्ली साम्राज्य का अगर विस्तार था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सबसे ज्यादा एकताएं थी। तो ये प्रांतीय प्रशासन था। प्रांत है वो जिलों में विभक्त था और जिलों को सिख कहा जाता था। सिख का जो प्रमुख होता था उसे सिखदार कहा जाता था। और जिलों प्रांतों को सिखों में विभाजित करने का काम है वो बलबन के समय हुआ था। बलबन ने एकताओं को सिख में विभक्त किया। जिले हैं वो तहसीलों में विभक्त थे। तहसीलों को उस समय परगना कहा जाता था और इस परगना का जो प्रमुख होता था उसको आमिल या नाजिम कहा जाता था। आमिल या नाजिम, और उनकी मदद के लिए खजीन और मुत्सरिफ हुआ करते थे। तो ये परगना के प्रमुख जो कर्मचारी हैं, प्रमुख जो अधिकारी हैं, उनके नाम हैं। परगना है वो गांवों में विभक्त थे। गांव का जो मुखिया होता था उसको मुकद्दम कहा जाता था और गांव का जो जमींदार होता था उसको खुद कहा जाता था और जो किसान है, किसान को बलाहार कहा जाता था। तो ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासन का जो केंद्र से लेकर के गांव तक विभक्त था और जो विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी थे और विभिन्न जो विभाग थे उनका हमने अध्ययन किया। अब हम दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था है कि सेना का गठन किस प्रकार था, सेना का रखरखाव क्या था, सेना की नियुक्ति पदोन्नति कैसे होती थी, सेना का विभाग कौन सा था, सेना के अधिकारी कर्मचारी कौन से थे, तो सैन्य संगठन है वो कैसा था। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया कि सैन्य व्यवस्था है मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था है मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी और उस समय जो स्तरीय सेना थी
स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? खास खेल, खास खेल स्थायी सेना कहा जाता था। और सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था बलबन। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि बलबन ने सबसे पहले सैन्य विभाग की स्थापना की थी, आरिज दीवाने अर्ज की। तो सैन्य विभाग का नाम क्या था? दीवाने अर्ज। और इसका जो प्रमुख होता था उसको आरिज मुमालिक कहा जाता था, आरिज मुमालिक। और सबसे पहले जो स्थायी सेना रखी दिल्ली सल्तनत में वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कई प्रयोग किए, जैसे हुलिया और दाग की प्रथा उसने शुरू की थी, सेना को वेतन की व्यवस्था की थी उसने। तो ये और जो दीवाने आरिज मुमालिक था ये क्या करता था? सेना की नियुक्ति, पदोन्नति, उसके वेतन, उनके अस्त्र शस्त्र, साजो सामान, ट्रेनिंग, इन सब की व्यवस्थाएं आरिज मुमालिक के अधिकार क्षेत्र में थी। अब हम देखते हैं कि जो उसने सेनाओं का नामकरण किया था तो था केंद्रीय सेना। केंद्रीय सेना को उस समय क्या कहा जाता था? हस्म-ए-क्लब। हस्म-ए-क्लब परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, हस्म-ए-क्लब पर टिप्पणी लिखें। तो ये केंद्रीय सेना का नाम था हस्म-ए-क्लब। और इसी प्रकार प्रांतीय सेना भी थी, तो प्रांतीय सेना को हस्म-ए-अतरफ कहा जाता था। हस्म-ए-अतरफ मतलब प्रांतीय सेना। और जो शाही घुड़सवार होते थे, शाही घुड़सवार को सवार-ए-क्लब कहा जाता था, सवार-ए-क्लब कहा जाता था। और प्रांतीय घुड़सवार थे उसको सवार-ए-अतरफ कहा जाता था। तो ये सेना के नामकरण थे दिल्ली सल्तनत में। अब हमने जैसे कि बताया कि सैन्य संगठन है वो 10 बलव पद्धति पर आधारित था। तो 10 बलव पद्धति क्या थी? जो कि मंगोलों ने अपनाई थी। मंगोलों की सेना उस समय मध्य एशिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे आक्रामक और सबसे सुदृढ़ सेना मानी जाती थी। तो दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोलों की जो 10 बलव पद्धति है उसका अनुसरण किया। 10 बलव पद्धति में जब हम देखते हैं कि क्या सिस्टम था कि 10 सैनिकों के ऊपर एक सरखेल होता था। 10 सैनिकों के अधिकारी का नाम क्या था? सरखेल। तो 10 सैनिकों के ऊपर एक सरखेल होता था। इसी प्रकार 10 सरखेलों के ऊपर एक सिपह सलार होता था। 10 सरखेलों के ऊपर एक सिपह सलार, और एक सिपह सलार के 10 सिपह सलारों के ऊपर एक अमीर, और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक, और 10 मलिकों के ऊपर एक खान, और 10 खान के ऊपर एक सुल्तान। तो ये एक प्रकार से सेना की 10 बलव पद्धति थी। सबसे छोटी जो टुकड़ी थी वो 10 सैनिकों की टुकड़ी थी, और सबसे जो बड़ा था वो था सुल्तान की सेना, या उससे जो नीचे था खान के अधीन 10 मलिक होते थे, और एक मलिक के अधीन 10 अमीर होते थे, एक अमीर के अधीन 10 सिपह सलार होते थे, एक सिपह सलार के अधीन 10 सरखेल होते थे, और एक सरखेल के अधीन 10 सैनिक होते थे। तो ये 10 बलव पद्धति थी मंगोलों की, जो कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा अपनाई गई और काफी हद तक सफल भी रहे, और काफी सशक्त और मजबूत सेना रही। वैसे तो सेना का जो नेतृत्व है वो योग्य सुल्तानों के हाथों में होता है। सुल्तान की योग्यता और अयोग्यता के ऊपर ही सेना की योग्यता और अयोग्यता या रखरखाव निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो मंगोलों की जो 10 बलव पद्धति थी वो काफी हद तक अच्छी थी और सफल भी थी।